हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जेईई मेन एंड अ बिट ट्रिकी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप सभी को पता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के लिए। सवाल इंडेफिनिट का है तो आप वैसे सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर को निकाल सकते हैं, पर हर बार आपका आंसर सही निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि डिफरेंशिएशन जनरली स्ट्रांग होता है, पर अगर इसमें लिमिट्स पुट कर दी जाए तो आपका इंडेफिनिट का सवाल मुश्किल बन सकता है। सॉरी, डेफिनेट का सवाल मुश्किल बन सकता है क्योंकि आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो इसीलिए यू आर सपोज टू सॉल्व एन इंटीग्रल बाय योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। तो उसी का ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भर भर के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर में आपने देखे होंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि जो चीज डिनोमिनेटर में जनरली होती है, इस समय वो चीज न्यूमरेटर में हो रही है। तो डिनोमिनेटर में जनरली बहुत ही कॉमन ट्रेंड क्या रहा है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ बहुत लंबा सा फंक्शनल एक्सप्रेशन होता है और उस पर कुछ पावर लगी होती है जिससे हम कुछ कॉमन लेते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बन जाता है। अगर आप जेईई मेंस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, अगर आप एनसीईआरटी बुक के अंदर भी देखें, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, so I'm not concluding कि NCERT is very good, although you must definitely solve it for your basic understanding, and you can solve a lot of problems because that will make your concepts very, very good at the fundamental levels. And then you need to practice further because NCERT is not sufficient, although you need to solve it. At least you need to solve it. तो जैसे इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द सेम टेक्निक। जो टेक्निक आप पहले लगाते आ रहे थे, आपको उसी टेक्निक से आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आपको बहुत लंबे वाला एक्सप्रेशन लग रहा है, आप क्या करें, वही टेक्निक लगाते हैं और लेट्स सी, क्या पता हमारा डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो ऐसा करते हैं, लेट अस टेक एक्स क्यूब बोथ साइड। लेट अस टेक एक्स क्यूब कॉमन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब ले लेते हैं कॉमन। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, वी आर लेफ्ट विद इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर है 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ए और कोई एक्सप्रेशन है बी और उस पर होल पावर है लेट्स से एन, तो आई कैन राइट इट एज ए पावर एन डॉट बी पावर एन। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स कंडीशंस रहेंगी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट टू हैपन फॉर अ जनरल केस। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, देयर इज नो फॉल्ट इन दिस। ओके, ऑल्दो ऐसा वैसे जरूरी नहीं है, बट स्टिल वी आर नॉट कंसर्न्ड, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे x इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 dx अपॉन x टू द पावर 4। ग्रेट, now what I can do, I can write this expression as 1 over x cube times of 1 over x square minus 1 raised to the power 1/3 dx। अच्छा, अगर हम 1 over x square minus 1 को t पुट कर दें तो -2/x cube dx का वैल्यू होना चाहिए dt। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये डायरेक्टली कैसे लिखा जाता है, you must definitely watch my differentiation methods of differentiation का revision checklist, जिससे आपके लिए ये चीजें काफी easy हो जाएंगी। ठीक है, तो meanwhile I'll continue with this, I'll continue with this solving। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे है, तो I am just going to simplify this expression। हमारे पास यहाँ पर -2 से मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। आई हैव सिंपली रिटन dx by x cube as minus dt by 2
and this expression can be written as t, of course power 1 by 3, so I can't miss it, otherwise that would be giving me the incorrect answer, but still I have to be a bit careful. Okay, and the dt upon minus 2. Now this is a constant minus 2, so I can take it out, so minus 1 by 2, I'm left with this minus 1 by 2 t raised to the power 1 by 3 dt. Now I can simply integrate because I've got a simple expression. So this is t raised to the power 1 by 3 plus 1 upon 1 by 3 plus 1 plus a constant c. So this will become minus 3 by 8 into some expression, our expression t, that was 1 by x square minus 1 raised to the power 4 by 3 plus c. So this must be my correct answer. Okay, a fairly easy problem. बेसिकली क्या होता है, जनरली जो ट्रेंड है बस उसी तरीके से गया, बस डिफरेंस क्या था कि हमारे पास यहाँ पर एक बार कई बार ऐसा होता है कि ये डिनोमिनेटर में होता है, तो उसी हिसाब से उसी टेक्निक से उसी टैक्टिक से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन कर रहा होगा. वी टेक द हाईएस्ट पावर आउट, ठीक है. ऑल्दो यू डोंट नीड टू लर्न, सी द थिंग इज दैट यू हैव टू अप्लाई इट in your own mind. You have to apply किस तरीके से I can make a derivative. Once I'm able to make a derivative and I get a function, I'm able to integrate. In case I'm not able to do that, then I have to apply some other steps. But yes, in this very question I was able to do that, so I'm very fine with it, and I can definitely say that C option, C, this is C option, so I can write C over here, and my C option was the correct answer to this question. Okay, so this was a very easy question from indefinite integration. All you needed to do was to just exclusively distribute this expression and make a derivative. Once you're able to find the derivative, you're done. Okay, let's move to the next problem. Okay, so this problem is from the system of linear equation. तो जिन्होंने system of linear equation नहीं पढ़ा है, must watch determinant का revision checklist. There I have discussed it in detail. Also, I have discussed system of linear equations in one of my mathematics in minutes series videos. So you can definitely check that out as well. I will straightforward move to the solution, and I'll just give a gist of what is happening. Okay, so I have to find the greatest value of C. So my C belongs to the set of real numbers. I have to find the greatest value of C for which the system of linear equations has a non-trivial solution. Okay, so let's think how we can write. So first of all, I'll write this entire expression as ax is equal to 0. Okay? Just this is a system of homogeneous equations. So I'm just going to apply the system of homogeneous equations. So this is system of homogeneous equations. Okay, and I'm just simply going to write this expression, and let's see what happens. So this is 1 minus c minus c, c minus 1 c. I have to be a bit careful because कॉपी करने में यार गलतियां हो सकती हैं, ठीक है. ऑल्दो कॉन्सेप्ट आप सही लगाओ, पर कॉपी करेंगे और गलत कॉपी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. इज इक्वल टू माई नल. ओके, तो इसको भी इसी के रंग से कर देते हैं और परहैप्स. तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस थिंक कि कब कब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा. ठीक है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस सिर्फ 0 0 0 नहीं होने चाहिए, इसके कुछ और भी सॉल्यूशंस आने चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इज शुड दिस मैट्रिक्स बी इन्वर्टेबल. अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो जाए तो क्या सिनेरियो बनेगा, और अगर ये इन्वर्टेबल नहीं है तो क्या सिनेरियो बनेगा. सो लेट अस डिस्कस दीज टू केसेस. ओके, तो देखिए 0 0 0 will always be a solution, and for those who don't know, this is known as the trivial solution. 0 0 0 is known as the trivial solution. तो जिनको नहीं पता है, for their information, we consider 0 0 0 as a trivial solution. तो ये हमारे पास हमेशा solution रहेगा, but हमारे पास इसके अलावा एक और कुछ और set of solutions आने चाहिए. See, homogeneous equations are always consistent.
विच मीन्स कि इनके पास हमेशा एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, एंड दैट सोल्यूशन इज द ट्रिवियल सोल्यूशन, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस कि अगर आपका सी का कुछ भी वैल्यू हो जाए, कुछ भी, जीरो तो आपका सोल्यूशन होगा ही होगा, जीरो मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ सोल्यूशन। पर वी नीड टू फाइंड अ कंडीशन फॉर सी सच दैट हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, अच्छा, तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इन्वर्टेबल है। तो लेट अस थिंक, if it is invertible what will happen, and it is, if it is non invertible what will happen in that scenario, what will happen in that scenario, okay, so let's see। देखिए, जब ये वाला सॉल्यूशन सेट हमारे पास इन्वर्टेबल हो जाए, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, दिस ए मैट्रिक्स, इफ दिस बिकम्स इन्वर्टेबल, देन द थिंग्स आर एक्चुअली वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है नॉन जीरो। तो इस सिनेरियो में हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास देखिए, इसका जब हम इनवर्स लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 0 0 0 सोल्यूशन आने वाला है और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखिए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स को एक जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाए जीरो। और क्यों? इससे क्या होगा कि जब हम इसे एक तरह से ए इनवर्स ले रहे हैं तो ए इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में हमारे पास, कई लोग कहते हैं, देखो एक और तरीका है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, आप कहते हैं ना क्रेमर रूल। अगर हम एक्स को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा की तरह लिखें, तो अगर डेल्टा ही जीरो हो गया, डेल्टा क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, और अगर यही जीरो हो गया और डेल्टा एक्स तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि एक जीरो रो ही आ गई, तो दिस विल बी समवट लाइक जीरो बाय जीरो फॉर्म। और जीरो बाय जीरो फॉर्म में हमारे पास लिमिटिंग सिनेरियोज आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑल्दो दिस इज अ वेग थिंग टू से बिकॉज नोबडी हैज एवर एक्सप्लेन्ड इट इन दैट मैनर, बट यस दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कुछ और सोल्यूशन भी आ सकते हैं। जीरो तो होगा ही होगा, पर कुछ और सोल्यूशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव गिवन मच ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एंड सो आई कैन सिंपली कंक्लूड बाय सेइंग दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास ट्रिवियल के अलावा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो आई विल जस्ट सिंपली फाइंड दिस डिटरमिनेंट। so this is 1 minus c minus c c minus 1 c c c 1 c c minus 1, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसको हम करेंगे इक्वेट जीरो के। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आसान हो जाए काम। चलिए सिंपली हम इसे क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इधर से। तो एक मिनट, लेट्स डू इट इन सिंपलर मैनर। सो 1 टाइम्स ऑफ, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस सी टाइम्स ऑफ माइनस सी स्क्वायर, एंड माइनस सी टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी। इसका वैल्यू होना चाहिए जीरो। नाउ लेट अस सॉल्व। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ऑफ माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू होगा जीरो। और इसको हम यहीं पे कर लेते हैं भाई सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। सही है, देखिए पॉजिटिव हो गया और हाँ सही है, बढ़िया। ओके, तो इसको अब हम लिख लेते हैं फाइनल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में। तो आ जाएगा 1 माइनस 1 2 एंड 3 सी स्क्वायर माइनस 2 सी क्यूब इक्वल टू जीरो, और दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2 सी क्यूब प्लस 3 सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात जो मुझे बिल्कुल समझ आनी चाहिए, किसी भी इक्वेशन को देखकर अगर हम सोचें कि उसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर जीरो हो रहे हैं तो 1 उसका रूट होता है, तो क्या इधर सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है? 2 3 और माइनस 1, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4, नहीं। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन 1, इसका रूट 1 तो नहीं होगा। तो चलो माइनस 1 ट्राई करते हैं। माइनस 1 ट्राई करेंगे, माइनस 2 बनेगा और ये प्लस 3 ही रहेगा और ये माइनस 1, तो प्लस 3 और माइनस 3, यानी कि इसका माइनस 1 अगर हम डालें, सी का वैल्यू जब हम माइनस 1 डालें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन से जीरो मिलता है। इसका मतलब
इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है 2c³ प्लस 3c² माइनस 1। ये जो मेरा लेट्स से ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर मैं इसका फैक्टर बोल लूं तो c प्लस 1 इज अ फैक्टर फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो this can be expressed as c plus 1 into some other quadratic polynomial, क्योंकि ये क्यूबिक है तो एक c इधर आ गया तो बाकी दो कहाँ आएंगे, उधर ही आएंगे। तो आप लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं, मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ यूजिंग सम टेक्निक जो आपको प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, देख के आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट एक्चुअली, बट यस यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ आना चाहिए। देखिए 2c³ प्लस 2c², ठीक है, प्लस c² प्लस 1 प्लस c, राइट, और यहाँ पर माइनस c और यहाँ पर आ गया माइनस 1। सो आ गया ना, सही आ गया ना, ये यही एक्सप्रेशन आएगा। तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। और आप लोग डायरेक्टली मत करना, ठीक है, डायरेक्ट करने में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो आपको फोकस क्या करना है कि आप इसी तरीके से करें, फास्ट कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन हम इसमें देखते हैं कि कहीं अब हमें इसे और फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो वैसे तो फैक्टर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 2c² प्लस 2c माइनस c माइनस 1 अगर लिखें तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं c प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2c कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा c प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 टाइम्स ऑफ c प्लस 1। तो इससे आ जाएगा ये एक्सप्रेशन c प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2c माइनस 1। एंड लेट्स से दैट दिस बिकम्स इक्वल टू 0, बिकॉज हमें तो यही सॉल्व करनी है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर c, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट हैज टू बी 0। So from this expression, from this equation, we can get either c as 1 or we can get c as half. Now अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 भी है और माइनस 1 भी है और हाफ भी है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। जिन लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यहां पर c का वैल्यू -1 निकाल देंगे और डायरेक्ट टिक कर देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ द गेम। दिस वाज द रीजन JEE Mains 2019, JEE Mains कैन बिकम ट्रिकी एट टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी चीज को उन्होंने ऑप्शन में घेर लिया जिसकी वजह से गलती होने का स्कोप बढ़ गया। ठीक है, तो गलतियां नहीं करनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो दिस वाज द एंटायर सिनेरियो। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू है -1 और 1/2 में ग्रेटर कौन सा है? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस थिंग आई रोट डाउन हियर, ऑल्दो दिस वाज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट यस आवर करेक्ट आंसर इज ए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1/2 इज ग्रेटर देन -1 एंड दिस इज बेसिक mathematics. Okay, so don't mind if anybody doesn't know that. You must focus on basics, nothing else. I can't comment if anybody doesn't know that, but yes, you must know that because this is nothing. I mean, okay, 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 1/2 और -1 में कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। एक और सवाल, अब ये सवाल आया है हमारा वेक्टर से। तो दिस वाज आस्क्ड इन 2021, दिस इज द रीसेंट पेपर का सवाल। आई टुक इट जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स JEE Main. So we have a vector A that has component 3p and 1 with respect to the rectangular Cartesian system. So let me just mention it in this manner. So this will be my vector, simple as that. Now the system is rotated through an angle about the origin in counterclockwise. clockwise होता है ऐसे, तो counterclockwise हो गया ऐसे, तो ये वाला हमें कंसीडर करना है। तो ठीक है, इसको हम कर देंगे। अब देखिए हमने सिस्टम को रोटेट करा है। अच्छा, सिस्टम को रोटेट किया है कि वेक्टर को रोटेट किया? सो वी हैव रोटेटेड द सिस्टम। ओके, इट डजंट मैटर। तो हमारा अगर जब सिस्टम इतना रोटेट हो जाएगा तो हमारा वेक्टर भी ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, क्योंकि पूरा
एक साथ ही, या मतलब डिपेंड करता है ऑफ कोर्स उस सिनेरियो में, या हम ऐसा करते हैं क्योंकि वेक्टर तो सेम ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर सिस्टम रोटेट हो रहा है, तो लेट अस रोटेट द सिस्टम। तो हमारा वेक्टर यहीं पे रहेगा, ठीक है, पर हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से इट रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, नाउ with respect to this new system, the a vector has coordinates of p plus 1 comma square root of 10. So we have to find the value of p. This question is just tricky for those जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती। उन्होंने सिस्टम को रोटेट किया, उन्होंने क्वेश्चन को तो रोटेट किया ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, आपको p निकालना है। आपके पास दोनों सिनेरियो में वेक्टर वही रहा, ठीक है, वेक्टर वही रहा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। और कमाल की बात, खूबसूरती, 0 0 से ही निकालना है मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर ही दिया हुआ है। तो सिंपल है, ये हमारा पहला डिस्टेंस और ये हमारा दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 9p स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8p स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2p, माइनस 10 का वैल्यू आ जाएगा 0, तो 8p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 8p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इतना फास्ट होना चाहिए, ठीक है, मैं स्लो जा सकता हूँ, मैं नहीं गया। आई विश कि आप लोग समझें कि स्पीड मैटर्स अ लॉट। ओके, तो यहाँ पर हम 2p ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 4p माइनस 5 प्लस 2, हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4p माइनस 5 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो मुझे नई स्लाइड ले ही लेनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4p माइनस 5, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हो सकता है -1 या p का वैल्यू हो सकता है 5/4। अच्छा, p का वैल्यू निकालना है, -1 है ऑप्शन में, कहीं 5/4 तो नहीं है, नहीं है, -5/4 है, तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। 2021 का पेपर है, सब कुछ इतना आसान थोड़े रखेगा, ऑप्शन तो मुश्किल रखेगा ना। कोई कैलकुलेशन कर दे तो गलत तो करवाना है अब किसी का। तो सिंपल, डी इज द करेक्ट आंसर, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट, ठीक है। दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दिस इज अ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन इटसेल्फ, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैच देख के घबराए ना, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, डरेंगे तो घर जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोलूंगा, और इस प्रॉब्लम को करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कुछ नहीं करना है, हमें ए को मैच करना है, देखना है कि पी क्यू आर एस में कौन सा बैठता है, बी को मैच करना है, फिर वो पी क्यू आर एस में कौन सा बैठता है, ऐसे ऐसे करते जाना है। जो आपका सही बैठेगा वो आपको मार्क करके आना होता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड, दिस इज नेवर आस्क्ड इन जेईई मेंस। ऑफ कोर्स नहीं पूछा जाएगा क्योंकि करिकुलम में नहीं है, मतलब नहीं है, पर जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स जेईई मेन वालों की भी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है तो सब है भाई। जेईई तभी निकलेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए इस सवाल को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज बस पैटर्न है, बाकी मतलब लॉजिक अगर आपको समझ आ जाएगा, दिस विल बी जस्ट ब्रेड एंड बटर। ओके, तो देखते हैं। नाउ वी हैव अ लाइन, वी हैव टू चेक इफ इट इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, tangent to this circle, lies outside, lies inside, lies outside. So let us check how we can approach. So we have first part, I have a line 3x minus y plus 10 is equal to 0. Now how I will approach? Is it a tangent to this? So how I can check the condition for tangency? Okay, so for a tangent, the things are actually very simple. कि यहाँ पर हमारा इसका अगर सेंटर है तो इससे डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। अब इस सर्कल के लिए सभी बता सकते हैं कि इसका रेडियस होगा 3। तो अगर इसके सेंटर भी लोकेट कर देते हैं, अगर 0 0 से इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट, और डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
जो कि आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में सिखाया जाता है कि अगर कोई पॉइंट, अगर x1 y1 से डिस्टेंस लिखना है किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो दैट विल बी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस. दिस विल बी माई डिस्टेंस. ओके, ऑल्दो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट डिस्टेंस, तो जिसको नहीं दिख रहा है वो देख लो भाई, ठीक है. अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आता ही होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा x, अब हमें क्या करना है, इस लाइन से 0 0 का डिस्टेंस चेक करना है, और क्या वो रेडियस है या वो रेडियस से बड़ा है या छोटा है. उस सिनेरियो में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी लाइन अंदर आएगी सर्कल के, कि बाहर आएगी सर्कल के, कि सर्कल पे आएगी. सर्कल पे आने पे उसे टेंजेंट कहा जाता है, सर्कल के अंदर आने पे उसे सीकेंट कहा जाता है, और सर्कल के बाहर जाने पे ऑफ कोर्स नॉन इंटरसेक्टिंग, तो वो जस्ट एक लाइन रहती है. ओके, तो बस इसका डिस्टेंस निकालेंगे 0 0 से, तो बस वही वाला एक्सप्रेशन लगा रहे हैं हम, 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. तो देखिए, मैं बस कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस वाज जस्ट टू रिफाइन, दिस वाज जस्ट टू रिमाइंड द स्टूडेंट्स कि ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो p का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10, मतलब ये रेडियस 3, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, तो दिस इज ग्रेटर, तो p इज ग्रेटर देन 3 फॉर दिस सिनेरियो, which means that this is not a tangent to this circle. So for a, oh sorry, okay, so for a I can say that p is not the answer. Now is it a tangent to this? तो इसका भी सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 10. क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए होता है रेडियस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10, और इसका डिस्टेंस भी है स्क्वायर रूट ऑफ 10. सो यस, इट इज अ टेंजेंट. It lies inside this? No. It lies outside this? Yes. 9 वाला सर्कल छोटा होगा और 10 वाला सर्कल बड़ा होगा, तो मतलब ये सिनेरियो ऐसा बनेगा कि अगर ये है हमारा 9 वाला सर्कल, या ये है हमारा 10 रेडियस रूट 10 वाला, और ये है रेडियस 9 वाला 3 वाला, तो ये लाइन ऐसे कुछ पास करेगी, तो इस सर्कल के लिए बाहर ही है और इस सर्कल के लिए टेंजेंट है. तो यस, एस विल बी द करेक्ट आंसर. सो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आएगा क्यू एंड एस. ठीक है, सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर नेक्स्ट एक्सप्रेशन एज वेल. So our next part, B part, let me write the equation of line. So x minus 3y minus 10 is equal to 0, ये हमारी लाइन है. अब इसका भी हमें डिस्टेंस 0 0 से देखना होगा, क्योंकि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंगली उसी से डिस्टेंस देखना है. अगर वो 3 आ जाता है तो 3 रेडियस वाले सर्कल पे टेंजेंट है, अगर वो रूट 10 आ जाता है तो वो रूट 10 रेडियस वाले सर्कल पे टेंजेंट है. तो 0 0 से डिस्टेंस चेक करते हैं अगेन. तो 0 0, तो ये 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -3 का स्क्वायर, और इसका मॉड जिसका वैल्यू अगेन रूट 10 आता है. तो अगेन बी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी पहली ऑप्शन हो जाती है गलत, दूसरी ऑप्शन हो जाएगी सही, तीसरी ऑप्शन हो जाएगी गलत, और चौथी ऑप्शन हो जाएगी सही. ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है, so once we are done with this, we have solved the matrix for a and b. Now let us solve this matrix for the subsequent lines. So we have 3x minus y plus 3 root of 10 plus 3 root of 10 is equal to 0. तो of course इसमें भी वही लॉजिक लगाते हैं. 0 0 से अगर हम देखें तो दिस इज माई सी पार्ट. तो 0 0 से अगर हम देखें तो दिस डिस्टेंस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 3 रूट 10 ओवर 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट का मॉड. दिस विल बी इक्वल टू 3. दिस इज tangent to this. Yes, so P will be the correct answer for this. What about Q? नहीं होगा. What about R? R क्या है? Lies outside. अब ये ध्यान दे, बाहर वाला सर्कल है और इस पे टेंजेंट है, तो क्या ये आउटसाइड होगा? नहीं होगा ना. लाइज इनसाइड है सवाल ध्यान से पढ़े तो इनसाइड तो है, और लाइज आउटसाइड, अरे भाई वो तो टेंजेंट है, वो आउटसाइड कहाँ आ गया, तो ये गलत हो गया. तो इसके लिए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया P, R. अब D के लिए क्या देखते हैं? D के लिए देखते हैं, C का भी हो गया हमारा. नाउ लेट अस थिंक अबाउट D.
तो ये है हमारी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x माइनस वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। तो इसका डिस्टेंस भी वैसे देखने से ही अब तो पता लग जाना चाहिए कि इसका डिस्टेंस भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर हम डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स इन सम वे और वन वे और द अदर। ओके, सो दिस इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मॉड। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास p और r ही आ रहे हैं। तो फिर करेक्ट आंसर्स विल बी a का q एंड s, b का q एंड s, c का p एंड r और d का p एंड r। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें तो मतलब ऐसा था कि कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। देखो अब इसमें कुछ तुक्का नहीं लग सकता, इसीलिए जेई एडवांस को कहा जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गिव इट। तो इसी वजह से जेई एडवांस जैसा एग्जामिनेशन है उसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होती है, और इसीलिए ये एग्जाम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम है, एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है जिसमें आपके स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग पावर को टेस्ट किया जाता है, ना कि मतलब जेई मेन की तरह की आपकी किस्मत भी थोड़ा सा मेहरबान होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स फर्क तो पड़ता है इन चीजों का, बट यस अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो नो एग्जाम इज डिफरेंट। ठीक है, आई डोंट विश टू कमेंट एनीथिंग अबाउट जेई मेन और जेई एडवांस, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, बट यस आई विल डेफिनेटली मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन, वी हैव दिस एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। बहुत भयानक है ये एक्सपेंशन देखने में, और मैं आपको बता देता हूं ऐसा सवाल 2019 में जेई में पूछा हुआ है। आई थिंक इन उस टाइम पे अप्रैल होता था, यस अप्रैल अटेम्प्ट में ये पूछा गया है। ठीक है, तो वी हैव टू इवेल्युएट द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, यानी कि हमारा r का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, बिकॉज जनरली tr+1 हम लिखते हैं। तो माई t4 विल बी 8c3 पावर 8 है, 5 ये जो पहला टर्म है log स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 44 ये हमने लिखा, और इसकी पावर क्या होगी 8 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर log 5 क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7। बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, थक गए भाई लिखते लिखते, पर चलो कोई नहीं, खत्म हो गया। चलिए अब हम इसको करेंगे, देखो सिंप्लीफाई। हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए 336, सो दिस मस्ट बी 336। ओके, सो हमें x का वैल्यू देखना है उस हिसाब से। तो चलिए पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो कहाँ ये सवाल बन पाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगी इस सवाल की। तो यहाँ log बेस 5 है, तो इट इज टू बी नोटेड 2/5 है, और इसकी पावर 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास a रेज टू द पावर b इंटू c, तो यहाँ पर अगर b/c है तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये है log की प्रॉपर्टी कि यहाँ पर जो नंबर है इसको हम log की पावर में, log के नंबर की जो पावर है उसमें चढ़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। मैं इतना ही सिंप्लीफाई करता हूँ फिलहाल, तो सो दैट यू गाइज आर एबल टू फॉलो सम स्टेप्स। ये हमारे पास आ गया ये स्टेप, और इसको हम जब आगे बढ़ाएं, देखिए अब यहाँ पर हम चलिए इसे एक बार के लिए ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7। अब इसको हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉल्विंग इट एंटायरली, और पर वेट, जस्ट वेट, let me copy this expression down to the next slide so that you guys are able to see this. Yes, so just a minute. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, ओके और अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमें आगे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैंने पावर 1/3 लिख लिया, ये रूट वाला जो पार्ट था ना इसको मैंने काट के पावर 1/3 में लिख लिया, तो ये हमारे पास अब सिंपली 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 पावर 1/3, तो 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 टू द पावर 1/3, और ये इस एक्सप्रेशन का पावर है, अच्छा 5 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया था ना,
5 यहाँ पर हो गया कैंसिल, और यहाँ पर अब 3, और ये 3 अब ये 1/3 आ सकता है नीचे, क्योंकि वो लॉग की प्रॉपर्टी जो पिछली वाली प्रॉपर्टी है। तो 5 रेज टू पावर log 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू पावर x प्लस 44, और इसका स्क्वायर है, तो वैसे तो ये कैंसिल हो ही जाना है, पर चलिए कर ही देते हैं कैंसिल भी, क्यों अपने लिए मुसीबत बनाए रखनी। और अच्छा 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में वो वैल्यू 1 ही आएगी, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, can we interchange these two? A raised to the power log b base c can be written as b raised to the power log a base c. बेस, और इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। So we are just going to apply that. So this becomes 8c3 4 raised to power x plus 44 की power log 5 base 5, that will be 1, and this similarly I'll apply this over here. So we interchange these two, so we are left with is 2 raised to power x plus 1 plus 7. जब ये मिल गया, इसको हम इक्वेट करेंगे अब 336 से। तो अब हम इसका 336 वाला पार्ट जो है उसको कवर करते हैं। इसका वैल्यू है 336, so let me simply write this expression again. So this is 8c3 4 power x plus 44 upon 2 raised to the power x plus, देखिए मैं 1 इसमें मैं क्या कहता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, so that I am able to simplify it in more accurate sense what happened just now. Okay, so this will be 2 raised to the power x plus 14 or times 2. Just to make things easy, I did that. ऐसे हथकंडे अपनाएंगे तो सवाल जल्दी निकलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशंस में इम्प्रूवमेंट आती, ग्रोथ होता है, और आपको लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है। अच्छा, तो इसको हम अब कर देते हैं, काटा पीटी मचा देते हैं, 168, और 8c3 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3, ओ सॉरी 3 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है ना? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पता ही होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करिए, कीजिए, वीडियोस देखिए, इतने सारे वीडियो हैं। ठीक है, तो अब तो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहा हूं मैं भी। इसका वैल्यू आना चाहिए 3। अच्छा, अगर हम 2 रेज टू पावर एक्स को अल्फा ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आ जाएगा अल्फा, अच्छा 2 रेज टू पावर 2x है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 44 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 14। आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्योंकि 2 रेज टू पावर एक्स पॉजिटिव है और 14 पॉजिटिव है, तो सिंपली एक नॉन जीरो नंबर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसीलिए मेरा आंसर सही ही आएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो मैंने कोई पाप नहीं किया है बेसिकली, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। तो इससे ये एक्सप्रेशन आएगा, और जब ये एक्सप्रेशन आएगा तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएगा अल्फा इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट्स, अब देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स 1 डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अल्फा 1 एक रूट है, और दूसरा रूट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2, एक रूट है 1, तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट होगा 2, सिंपल एज दैट। अगर नहीं पता है 3 को, 2 प्लस 1 लिख लो और फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करना तो आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो अगेन दिक्कत की बात है, बट स्टिल अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 2, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन हमारा। ओके, तो यहां से अब हम फाइनली अपने आंसर को लिख सकते हैं कि 2 रेज टू पावर एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा, और 2 रेज टू पावर एक्स का वैल्यू या तो 2 होगा। तो x का वैल्यू 1 होगा, यहाँ से x का वैल्यू 0 होगा। सो अवर आंसर वाज 0 और 1। अब देख लीजिए, यहाँ पर 0 डालने पर कहीं पे लॉग ऐसा तो नहीं है कि डिफाइंड नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चेक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सारा काम करके बैठ जाएंगे पर नंबर नेगेटिव में आएगा, फिर क्या फायदा? ठीक है, सो यू हैव टू चेक। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट यस आपको आदत बनानी है कि लॉग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ऐसे सवालों में यू हैव टू रीचेक योर आंसर। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम कोई एक ऐसी एरर कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं और
उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉमन रहता है, इनफैक्ट लॉग में भी कॉमन रहता है, पर लॉग के अब सवाल थोड़े मतलब वैसे आने लग गए हैं, तो ब्लेंड होते हैं दूसरे सवालों से, तो इसीलिए मतलब वो पहले ही अच्छा ठीक डिसेंट लेवल पे पहुंचा देते हैं। स्टिल वी हैव अवर आंसर एक्स एज 0 एंड 1। इस केस में तो दोनों आंसर हैं, तो यहाँ पर वैसे वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यूज होना चाहिए बिकॉज वी आर गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज, बिकॉज आंसर में भी वैसे शायद 0 और 1 दोनों दिए थे। So this is our answer, simple as that. Okay, so we move to the last problem of the day. देखिए एंड एक आसान प्रॉब्लम से होना अच्छा रहता है, तो मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत ही आसान प्रॉब्लम लिया है। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी किया उससे ये सवाल बन जाना चाहिए, जिसने नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वीडियोस को, समझें कि क्या कॉन्सेप्ट है और उस हिसाब से अप्लाई करें। तो व्हाट इज अवर आई? I'm simply applying a very straightforward property. We have this expression 1 plus 2 raised to the power x dx. अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने सुना होगा ये वाला कुछ ऐसा ऐसा होता था ना, a to b f of x dx जब आपको इंटीग्रेट करना होता था तो इसका वैल्यू आ जाता था इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x। मैं वही लगा देता हूं ना, मुझे लेट से मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे अप्रोच करें। Simple as that. Try to apply this and let's find what we are actually getting. So we are getting minus pi by 2 to pi by 2 sin square x over 1 plus 2 raised to the power। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि f of x की जगह f of pi by 2 प्लस माइनस pi by 2 माइनस x लगा रहे हैं, तो हमें एक नेगेटिव साइन माइनस x से हम डाल रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूटिंग x by minus x, so the integrand won't change in this scenario, which means that my I will be equal to minus pi by 2 to pi by 2. I'm just simplifying this integral. This will be 2 raised to power x. अब हम क्या कर रहे हैं, 2 raised to power x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, so that again just for obvious reasons कि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है। अब मुझे दोनों आई को ऐड करना है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट माई 2i एज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर एक्स टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स। ऐड कर दिया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं कॉमन और 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स भी ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स बचेगा। एंड ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2i का वैल्यू ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के लिए लिख रहे हैं, और ये हो जाएंगे कैंसिल। ओके, तो माई 2i बिकम इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल बताना है, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो भाई सभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये वाला जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, और माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इवन फंक्शन। ठीक है, एंड जिसने नहीं पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रेशन की रिवीजन चेकलिस्ट देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी है रिवाइज करें। ठीक है, अब ये हर टॉपिक में ही ऐसा है, तो क्या करें भाई, है ना, ये बस एक ट्रिग्नोमेट्री की इवैल्यूएशन है यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है। तो आई का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर निकलेगा, यहां से क्या आ जाएगा 1 बाई 2, और dx की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 0, माइनस cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x, और 1 बाई 2 ऑफकोर्स आएगा, और हमारी लिमिट x की ही रहेगी 0 टू पाई बाई 2। अच्छा, साइन ऑफ पाई बन जाएगा 0 माइनस साइन ऑफ 0 बन जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी
एलिमिनेट, और हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा π/4. Believe it or not, you have solved this problem. This problem was asked in 2018 JEE main examination, and this problem is nothing. This is just a piece of cake from definite integration. All you need to do is to solve this question fast as possible. ठीक है, this मैं क्या करूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे तो थोड़ा देखना पड़ता है ना सभी के हिसाब से, बट आपको अच्छा रैंक लाना है तो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने के. अब तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, यू डोंट नीड टू क्रैम मैथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स कम, देन यू नीड टू अप्लाई द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली. That is what is actually required for JEE main examination. In JEE advanced examination, conceptual understanding, deep concept में गया हो जो बंदा अच्छे सवाल लगाया हो, डीप कॉन्सेप्ट में गया हो एडवांस्ड में, उसको एक एज मिलता है. So on that note, I guess I can end the video. So we discussed interesting problems today. I hope you liked the session, you liked this matrix match problem. Just to give just a feel for JEE Advanced, although this problem was nothing, this was just a very easy problem, and this is nothing. I guess this is just a JEE main problem, but we have been given 4 things to do, so this becomes a bit lengthy, and that thing you must keep in mind. Of course, this was nothing, this was very easy. ओके, एंड यहाँ पर ये देखिए 2021 के क्वेश्चन में देखिए गड़बड़ कहाँ है. गड़बड़ है कि आपका सवाल तो आप सही निकाल लेंगे, ऑप्शन गलत आ जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस साइन, कैलकुलेशन एरर, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है एग्जाम के टाइम पे. और ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रेशर होना स्वाभाविक है, बिकॉज आई हैव आल्सो गिवन द सेम एग्जामिनेशन. ठीक है, बट यस, द थिंग्स एक्चुअली बिकम वेरी difficult if you take a lot of pressure. Just try to recollect what you have learned in the entire scenario, and you have done a lot of hard work. You're watching my videos as well, so you're adding something to your hard work. So on that note, I guess I can end this session. Thank you everyone for watching this video. I hope you liked this video, and do subscribe my channel for more such videos. Share these videos with your friends and ask them to subscribe too. Also, comment me which problem you like the most. Thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Bye.